फ्रेंड, दिस इज प्रज्ञानंद पाठक। आप लोगों का स्वागत करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे पीएनपी वन डे एग्जाम टारगेट पे। दोस्तों, हमने साइकोलॉजी में स्कूल ऑफ साइकोलॉजी स्टार्ट की थी। पहले स्ट्रक्चरलिज्म संरचनावाद, उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था मनोविश्लेषणवाद साइकोएनालिसिस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उसी में व्यवहारवाद और गेस्टाल्टवाद। आज ये देखते हैं व्यवहारवाद क्या है। दोस्तों, व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म किनकी देन है आपको तो पता ही है, पहले से ही मैंने बता रखा है साइकोलॉजी की हिस्ट्री में। जेबी वाटसन को फादर ऑफ बिहेवियरिज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ व्यवहारवाद के जनक कौन है? जेबी वाटसन। देखिए, व्यवहारवाद, देखिए क्या था कि अभी तक साइकोएनालिसिस में चेतना की बात हो रही थी, मन की बात हो रही थी, चेतन और अचेतन मन की, जिसमें अचेतन मन को उन्होंने ज्यादा बताया था और चेतन मन को 1/10 ही बताया था। इसके बाद समस्या ये उत्पन्न हो जाती है कि जो चीज, अब देखिए कोई चीज दो भागों में हम देख सकते हैं। एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक होता है सब्जेक्टिव। अब जो चीजें हम देख नहीं सकते, जिनके बारे में अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इंट्रोस्पेक्टेशन के थ्रू हो रहा है। पहली बार क्या हुआ था हमारे संरचनावाद में? इंट्रोस्पेक्टेशन, अंतर्दर्शन वही तो हो रहा था। तो उनको हम कहाँ तक कर पाते थे? तो उसको और स्पष्टता लाने के लिए व्यवहारवाद ने अपनी एक थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि साइकोलॉजी क्या है, एक साइंस है जिसे हम ऑब्जेक्टिव साइंस के रूप में स्टडी करेंगे। तो व्यवहारवाद साइकोलॉजी को कैसे स्टडी करता है? स्टडी कुछ इस तरह से करता है, एज ऑब्जेक्टिव साइंस। किस तरह से अध्ययन करता है? ऑब्जेक्टिव साइंस की तरह से अध्ययन करता है। इन लोगों का मानना था, एक आपके सीटेट में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, टेबुलर रेशा क्या होता है? इसको बहुत लोग प्रोनाउंसिएशन टेबुलर रेशा भी करते हैं, पर ये टेबुलर रेशा लिखा हुआ है। टेबुलर रेशा का मतलब क्या होता है? ये टेबुलर रेशा का अर्थ होता है खाली स्लेट। स्लेट जानते हैं ना, जिस पे लिखा जाता है खाली स्लेट, एकदम खाली स्लेट जिससे कुछ लिखा ना गया हो। तो टेबुलर रेशा खाली स्लेट होता है। पूछता है कि टेबुलर रेशा किसकी देन है? व्यवहारवाद का टेबुलर रेशा एक कॉन्सेप्ट है। टेबुलर रेशा का मतलब होता है खाली स्लेट। ऐसा क्या है खाली स्लेट में? व्यवहारवादियों का मानना था कि जो बालक होता है उसका जो दिमाग होता है वो कैसा होता है? खाली स्लेट की तरह होता है। बालकों का जो मस्तिष्क होता है वो खाली स्लेट की तरह होता है। आप जैसा उसको बनाना चाहें वैसा आप उसको बना सकते हैं। इसी के आधार पे जेबी वाटसन की एक स्टेटमेंट है जो बहुत बार सीटेट के पेपर में आ चुका है। स्टेटमेंट क्या है? ध्यान से सुनिए। आप मुझे एक बालक दे दो और आप जो भी उसे बनाना चाहते हैं, चाहे डॉक्टर, चाहे इंजीनियर, चाहे चपरासी, चाहे भिखारी, मैं उसे वो बना दूंगा। क्यों? किस आधार पे? टेबुलर रेशा के आधार पे। बच्चे का दिमाग खाली स्लेट होता है, पूरी तरह से खाली होता है। आप जो उसको दोगे, जो इन्वायरमेंट दोगे, वो वैसा बन जाएगा। तो 2-3 बात इसमें आई। क्या आई? बच्चे का दिमाग खाली स्लेट की तरह, यानी एकदम प्लेन होता है। आप उसको जो भी दोगे वो बन जाएगा। दूसरी चीज, उसमें बनाने के लिए क्या चाहिए? उसको बनाने के लिए चाहिए इन्वायरमेंट। इन्होंने स्टडी में इन्वायरमेंट का सहायता लिया। वातावरण की सहायता, या सहायता न बोल के आप कह देंगे वातावरण पे इनका अधिक जोर था। वातावरण पर अधिक केंद्रित था। इनका जो अध्ययन था वो वातावरण के आधार पर केंद्रित था। ये ऑब्जेक्टिव साइंस के रूप में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें इनको चाहिए था एक्सपीरियंस।
भाई एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के आधार पर अध्ययन कर रहे थे। किसके आधार पे? ऑब्जर्वेशन। किसका ऑब्जर्वेशन? दूसरों का ऑब्जर्वेशन। जैसे वो देखना चाहते थे कि कोई कैसे व्यवहार करता है, उस हिसाब से उसके मनोविज्ञान का पता लगाया जा सकता है। मैंने बताया था कि कोई सोच अपने हाव भाव को तो ये बता सकता है कि वो दुखी हो अंदर से, पर अपने हाव भाव को तो ये दिखा सकता है कि वो बाहर से ऐसा महसूस करा देगा आपको कि वो दुखी नहीं है। लेकिन ये बताइए, यदि वो दुखी है तो क्या एक्शन खुशी वाले कर सकता है? ये तो एक्सेप्शनल हो जाएगा। उसके जो एक्शन है वो रियल उसके शो करेंगे मनोविज्ञान को। इसलिए उसके व्यवहार को ही हम मानते हैं उसके मनोविज्ञान का विश्लेषण। अब बताइए, ये ऑब्जर्वेशन करते हैं किनका? दूसरों का। इसी को बोलते हैं इंट्रो एक्सपेक्टेशन की जगह एक्स्ट्रो एक्सपेक्टेशन। एक्स्ट्रो एक्सपेक्टेशन, एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन मतलब बहिर्दर्शन विधि। आपसे पूछे कि व्यवहारवाद किस विधि के द्वारा किसी का ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो आप बताएंगे बहिर्दर्शन विधि के द्वारा ये दूसरे लोगों का ऑब्जर्वेशन करते हैं। बहिर्दर्शन विधि द्वारा ये मनोविज्ञान का विश्लेषण कर पाते हैं। अच्छा, ये है जेबी वाटसन की बात। जेबी वाटसन का वो स्टेटमेंट फिर से आप सुनिए। आप मुझे एक बालक दे दो, आप जो उसे चाहते हैं मैं उसे बना दूंगा, चाहे चपरासी, डॉक्टर, इंजीनियर या भिखारी। इसका मतलब ये वातावरण पे ज्यादा फोकस करते हैं और किस चीज को नकार दे रहे हैं पूरी तरह से, तो ये नकारते हैं पूरी तरह से जेनेटिक यानी आनुवंशिकता को नकार देते हैं। इसको नकार देते हैं, आनुवंशिकता को नकार देते हैं। दोस्तों, आपके एग्जाम में 3-4 ऑप्शन दे देता है, पूछता है इसमें से कौन व्यवहारवादी नहीं है, या पूछता है इसमें से कौन व्यवहारवादी है। तो हमें व्यवहारवादियों, 2-3 व्यवहारवादियों का, 4 व्यवहारवादियों का नाम याद रखना होता है। आइए व्यवहारवाद के समर्थकों में कौन कौन शामिल है उनको देखते हैं। व्यवहारवाद के जनक जेबी वाटसन साहब है, ये तो पता चल ही गया। व्यवहारवाद के समर्थक कौन कौन है, आइए उनको देखते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा नाम आता है स्किनर का, इसके बाद पावलोव का नाम आता है, टालमैन का नाम आता है, हल का नाम आता है। इन लोगों को आप याद रखेंगे। थर्डाइक भी एक्सपीरियंस के रूप में माने जाते हैं, मतलब व्यवहारवाद को ही मानते हैं, पर इनको आप याद रखेंगे, इनको आप भूलेंगे नहीं। स्किनर, पावलोव, टालमैन और हल को। और जेबी वाटसन को व्यवहारवाद के जनक है ही हैं। तो ऐसे 3 ऑप्शन मिलेगा जिनमें 3 ये नाम रहेंगे, एक कोई दूसरा नाम दे देगा। जैसे पियाजे का नाम दे दिया, पूछ देगा इसमें व्यवहारवादी कौन है, नहीं है। या 3 ऑप्शन कोई और दे देगा, इसमें से उठा के एक ऑप्शन दे देगा, कहेगा इसमें से व्यवहारवादी कौन है। ऐसे क्वेश्चन आए हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर को ऑब्जर्व करिएगा। आइए व्यवहारवाद को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। इसमें 4-5 चीजें आपको याद रखनी है, ज्यादा नहीं। ये तो मैंने समझाने के लिए इतना लिखा है, आपको याद रखनी है 4-5 चीजें। पहला, व्यवहारवाद के जनक कौन है? जेबी वाटसन। एक चीज और, व्यवहारवाद सन 1913 में आया। ये कॉन्सेप्ट कब आया? सन 1913। 12-13 मैंने लिखवाया था ना जेबी वाटसन का, जो मैं जो हिस्ट्री करा रहा था, तो वही है 1913। आपको याद होगा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी 1913 में चल रहा था। ये पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वॉर में आया था। हालांकि वो ऐसा नहीं आएगा क्योंकि वो हिस्ट्री से रिलेट नहीं कराता है। वर्ल्ड वॉर में तो 1912 में भी एक आया था गेस्टाल्ट वार, उसका क्या, तो आप बस नहीं सन 1913 की देन है, 19वीं शताब्दी की बात की नहीं, 19वीं शताब्दी और अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ के सब काम है। अच्छा, व्यवहारवाद के जनक कौन है? व्यवहारवाद के जनक जेबी वाटसन साहब हैं। व्यवहारवाद के समर्थक स्किनर, पावलोव, टालमैन और हल। अच्छा, इसके बाद व्यवहारवाद किनकी देन है? तो आप व्यवहारवादियों की देन है। तीसरी बात आपको याद रखनी है जेबी वाटसन का स्टेटमेंट। जेबी वाटसन ने क्या कहा था? आप मुझे कोई बच्चा दे दो, मैं उसे आप जो चाहते बना दूंगा, डॉक्टर, इंजीनियर, चपरासी, भिखारी, जो इच्छा हो। उसके बाद इन्होंने वातावरण के आधार पे, मतलब एक्सपीरियंस के आधार पे इन्होंने स्टडी को देखा होगा, या एक्सपीरियंस के आधार पे ये जानते हैं कि बच्चा सीख सकता है।
इसलिए इन्होंने वातावरण पर अपना अधिगम को केंद्रित कर दिया, वातावरण पर अपने मनोविज्ञान को केंद्रित कर दिया। तीसरी बात, अनुवांशिकता की इन्होंने नकार दिया था, ये अनुवांशिकता को नहीं मानते थे। चौथी बात, इनका जो अध्ययन था वो एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन यानी बहिर्दर्शन विधि द्वारा होता था। बहिर्दर्शन विधि के माध्यम से ये एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन करते थे। समझ में आई बात दोस्तों? ये था व्यवहारवाद। आपको व्यवहारवाद से इतनी चीजें अपने दिमाग में याद रखनी है। व्यवहारवाद एक मनोविज्ञान को ऑब्जेक्टिव साइंस के रूप में देखती है। ऑब्जेक्टिव साइंस का मतलब क्या, क्यों, कैसे को स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं। क्या, क्यों और कैसे, इसको ये स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं। व्यवहारवाद आज के समय में भी वैलिड है, वैलिड टिल नाउ, वैलिड टिल नाउ। ठीक है दोस्तों, अब मुझे लगता है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। और टेबुलर रेशा तो आप जरूर दिमाग में बनाए रखें। टेबुलर रेशा का मतलब क्या होता है? खाली स्लेट। बच्चों का दिमाग खाली पूरे पेपर की तरह, खाली स्लेट की तरह होता है। आपसे दो तरह से क्वेश्चन पूछता है, टेबुलर रेशा का मीनिंग क्या है, और पूछता है टेबुलर रेशा किसका कॉन्सेप्ट है, तो व्यवहारवादियों का कॉन्सेप्ट है। ठीक है दोस्तों, आइए अब अगला देखते हैं, गेस्टाल्टवाद। आइए देखते हैं अगला, गेस्टाल्टवाद। तो देखिए गेस्टाल्टवाद, अभी हमने भी बताया आपको क्या, अभी मैंने बताया व्यवहारवाद। अब देखिए गेस्टाल्टवाद को देखते हैं। गेस्टाल्टवाद के फाउंडर, तीन बेसिक थिंक फाउंडर माने जाते हैं, मैक्स वर्दीमर, कॉलर और कोफा। ये आपके यूपी टेट का क्वेश्चन आ चुका है। गेस्टाल्टवाद में वर्दीमर का ऑप्शन दिया था और पूछा था गेस्टाल्टवाद में कौन नहीं आता है। इसी तरह तीन ऑप्शन दिए थे, एक ऑप्शन नहीं आने वाले में था वर्दीमर, कोफा और लेविन था, और एक और ऑप्शन आ गया था जो कि नहीं था। वर्दीमर मेन थे गेस्टाल्टवाद में, इसके बाद इन्होंने भी गेस्टाल्टवाद के समर्थन किया। एक बार आपकी यूपी टेट में क्वेश्चन आया है, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? दोस्तों, गेस्टाल्ट का अर्थ होता है संपूर्ण। गेस्टाल्ट का जो अर्थ होता है, ये क्या होता है? संपूर्ण। दोस्तों, संपूर्ण इसीलिए इसका नाम है समग्रवाद। समग्र का अर्थ होता है और आसान भाषा में संपूर्ण। भाइयों, संपूर्ण क्या है? इनके अध्ययन का मेथड है। इन्होंने कहा कि अध्ययन को अंश में नहीं, पूर्ण रूप में किया जाए, यानी छोटे छोटे हिस्से में नहीं, छोटे छोटे हिस्से में नहीं, पूर्ण रूप से अध्ययन। अध्ययन को जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है, जो मनोविज्ञान का अध्ययन है, उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में नहीं करेंगे, उसको पूर्ण रूप से करेंगे। इसी को आपको और थोड़ा सा किताब में अंश के जगह पर पूर्ण का अध्ययन, बस इतना लिख देता है। तो अंश की जगह पूर्ण का अध्ययन समझिए क्या होता है? छोटे छोटे हिस्सों में किसी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का अध्ययन नहीं, पूरी बात। जैसे मैं बता दूं आपको, यदि आपको किसी का एक्सप्लेनेशन करना हो तो आप कहेंगे उनके दो पैर हैं, दो हाथ हैं, दो आंख है, एक नाक है, उनकी शरीर की स्ट्रक्चर ऐसी है, उनका नाम ये है। इस तरह तो करेंगे नहीं। आप बता देंगे उनकी हाइट ये है, उनका वेट इतना है, कैसा शारीरिक गठन है, उनका नाम ये, इतना ना बताएंगे। सबको पता है कि हाथ पैर कितने कैसे होते हैं, या कुछ स्पेशल इफेक्ट होंगे, मान लीजिए कुछ डिस्टर्ब है बॉडी में, तो आपको बता देंगे ये भी दिक्कत है। इसलिए हम पूर्ण का अध्ययन करेंगे, अंश का नहीं। जैसे ये कैप है और ये मार्कर है, दोनों अलग है। आप बोलेंगे ये कैप है और इसको कहेंगे मार्कर है, नहीं। जब ये दोनों एक साथ जुड़ेंगे तो आप कहेंगे ये मार्कर है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम कोई मार्कर को इस तरह बोलेंगे, अलग कैप और अलग पेन वाले हिस्से को नहीं बोलेंगे। इसलिए इन्होंने कहा अंश के जगह पूर्ण का अध्ययन होना चाहिए। गेस्टाल्टवाद मानती है
कि जो सूझ होती है, मतलब जो समझ होती है बच्चे में, अचानक से आती है। सूझ अचानक से आती है, यानी समझ अचानक होने वाली प्रक्रिया है। किसका कहना है? गेस्टाल्टवाद का कहना है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। सूझ अचानक से उत्पन्न होती है। जैसे यदि आपको एक जेल में बंद कर दिया जाए, कहाँ बंद कर दिया जाए? जेल में बंद कर दिया जाए, और आपको पता हो कि हमारे आधे घंटे में हमारे जान को खतरा है, तो आप पूरा प्रयास करते हैं कि किसी तरह जेल से निकला जाए। तब तक अचानक आपको दिमाग में आता है कि मतलब ट्रिक आती है कि इसको कैसे तोड़ा जा सकता है। वो स्टेप बाय स्टेप नहीं आती है, वो अचानक से आपके दिमाग में आती है, इसको कैसे तोड़ा जाए। इसी आधार पे कहा जाता है सूझ अचानक उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है। अच्छा, फाई का जो कॉन्सेप्ट होता है, एक बता दें आपको, अभी तक एग्जाम में नहीं आया लेकिन हो सकता है आ जाए। फाई का कॉन्सेप्ट गेस्टाल्टवादियों की देन है। फाई की अवधारणा किसकी देन है? गेस्टाल्टवादियों की देन है। आपसे पूछेगा एग्जाम में फाई की अवधारणा किसकी देन है, तो गेस्टाल्टवादियों की देन है। आपके दिमाग में आएगा ये फाई होता क्या है दोस्तों, तो फाई को इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, मतलब मैथमेटिकल साइन ये है इसका। फाई को इस तरह लिखते हैं। आइए बताते हैं फाई क्या होता है। जब पिक्चरें या कोई फिल्म बनती है तो वो हिस्सों में बनती है, वो हिस्सों में बनती है। एक प्लेट पे प्लेट वाइज फिल्म लगी होती है। एक प्लेट पे या एक रील के एक हिस्से पे कुछ सीन होते हैं, दूसरे हिस्से पे कुछ सीन होती है, तीसरे हिस्से पे कुछ सीन होती है। इस तरह से रील पे अलग अलग रील पे अलग अलग हिस्से बने होते हैं। पर हम जब फिल्म या कोई टीवी सीरियल या न्यूज तुम्हारे लिए लाइव भी होता है, न्यूज का नहीं बता सकते, लेकिन यदि फिल्म या टीवी सीरियल कुछ देखते हैं तो क्या आपको ये महसूस होता है ये हिस्सों में आ रहा है? नहीं दोस्तों, ऐसा में महसूस नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं महसूस होता है क्योंकि हमारी जो आंखें होती हैं उतने कम सेकंड के लिए ऑब्जर्व नहीं कर पाती है कि इनके बीच में कुछ गैप है। इसलिए इस अवधारणा को फाई की अवधारणा कहते हैं। मतलब फिल्मों में दूरी तो रहती है पर हमें स्पष्ट रूप से नजर नहीं आती है। एक प्लेट पे एक हिस्सा, दूसरे प्लेट पे दूसरा हिस्सा, लेकिन सब कुछ एक साथ ही लगता है। ये फाई की अवधारणा है। ऐसा कहा जाता है चेयर पे बैठ के दूर बल्ब कई सीरियल में जल रहे थे, उनको लग रहा था कि बल्ब आ और जा रहे थे, इसी मनोवैज्ञानिक में से किसी एक को, तो उनको लगा कि ये बल्ब आ और जा रहे हैं, लेकिन बल्ब तो थे अस्थायी रूप से। उन्होंने कह दिया कि इस अवधारणा को ये फाई की अवधारणा है। इससे ज्यादा फाई के बारे में आपको जानना नहीं है, बस आप दिमाग में बना लीजिए कि फाई की अवधारणा किसने दी है? गेस्टाल्टवादियों ने दी है। एक बार और देख लेते हैं गेस्टाल्टवाद को। गेस्टाल्टवाद या समग्रवाद मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोफा, कोर्टलेविन की देन है। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है संपूर्ण, मतलब किसी का अध्ययन छोटे छोटे हिस्सों में नहीं, पूरा हम करेंगे, यानी अंश में न करके पूर्ण अध्ययन करेंगे। इन्होंने कहा सूझ अचानक उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है और फाई की अवधारणा इन्होंने दी। मात्र आपको 1, 2, 3, 4 चीजें आपको गेस्टाल्टवाद में याद रखनी है दोस्तों। आज यहीं तक रखते हैं दोस्तों। आगे कक्षा में एक और स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के साथ आप लोगों के साथ जुड़ेंगे हम। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।